हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पाइथन क्या होती है, पाइथन के फाउंडर कौन थे, पाइथन को सेव कैसे करते, पाइथन के प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे और पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी दोनों तरीके से। अगर हमें लैपटॉप में प्रैक्टिस करनी हो तो कैसे करेंगे और मोबाइल फ़ोन में प्रैक्टिस करनी होगी तो कैसे करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने सेटअप कर लिया होगा प्रैक्टिस के लिए। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, अपनी पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जो कि पाइथन में है। वो है आपका वेरिएबल। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखते हैं तो सबसे पहले आपको यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं, वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करनी है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल होते क्या हैं, वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल को हम क्यों यूज़ करते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ कंटेनर। ठीक है, ये आपका क्या है, एक कंटेनर होता है टू स्टोर एनी वैल्यू। ठीक है, इन प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम के दौरान कोई भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल के पास ही ऐसी पावर होती है कि वो एक वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है और आपको बाद में जब उसकी नीड पड़े तो आप उस वेरिएबल के नाम से उसे एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल का यूज़ और यही वेरिएबल की डेफिनेशन है। हम कह सकते हैं सिंपली, वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर टू स्टोर एनी वैल्यूज़। ओके, सो नाउ अब इसमें पाइथन की लैंग्वेज में बहुत आसान होता है किसी भी वेरिएबल को बनाना अकॉर्डिंग टू अदर लैंग्वेज। जैसे कि अगर हम अदर लैंग्वेज में कंपैरिजन करें तो उसमें हमें डेटा टाइप भी बताना पड़ता है, फिर वेरिएबल बनाने के अलग अलग रूल होते हैं। तो इसमें वो सारे जो झंझट हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, बहुत आसानी से सिंगल लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इसमें। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल का एक नाम सोचना होगा। तो वेरिएबल का जो नाम होगा वो कुछ भी हो सकता है। अभी उसके लिए रूल देखेंगे कि हम उसमें कैसे कैसे नाम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी रूल होते हैं। ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख देंगे वेरिएबल का नाम, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। पर उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एक वेरिएबल बना के देख लेते हैं और उसका यूज़ करके देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हाँ वेरिएबल क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो वेरिएबल, जैसे कि मैंने एक्स नाम से वेरिएबल पढ़ा दिया। जैसे आपने मैथ वगैरह में भी वेरिएबल पढ़े होंगे, चर या चर राशि ऐसे कुछ आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे भी हम ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते थे, तो सेम मैंने ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लिया। बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है कि अगर आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा है। अब एक्स क्या है, मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि एक्स क्या है। तो यूज़फुल होगा कि आप मीनिंगफुल नेम रखें, जैसे कि अमाउंट नेम से रख दिया, प्राइस नेम से रख दिया और प्रोडक्ट नेम से रख दिया। कुछ भी ऐसे ही मीनिंगफुल नेम हम रखेंगे। अभी मैं प्रैक्टिस पर्पज़ से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको नेम रखने के लिए जो रूल हैं वो मैंने अभी नहीं बताए हैं। तो उसके लिए मैं अभी इसी का यूज़ करूँगा। तो एक्स इक्वल्स टू आपको करना है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वल नहीं होता है। ओके, ये लग इक्वल जैसा रहा है, मैथ में हम इसे इक्वल ही बोलते हैं। बट यहाँ पर ये इसका मतलब इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि हम x में क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जैसे अब मैंने लिख दिया x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 का मतलब होता है कि हम x में, x एक मेमोरी एड्रेस है। x को हम क्या मानेंगे, एक मेमोरी एड्रेस मानेंगे, क्योंकि अब ये स्टोर कर रहा है तो कहाँ पे स्टोर करेगा, मेमोरी में भी तो स्टोर करेगा। तो उसको हमने नाम दे रखा x। अब उसमें स्टोर होगी क्या, जाके 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अब हम आगे इन फ्यूचर अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी अगर लिख देते हैं x, तो x की जगह पे अब क्या आएगा, हर जगह पे 5 आने वाला, क्योंकि हमने x को 5 वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये होगा कि x को हमने 5 वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, तो x को जब हमने 5 वैल्यू असाइन कर दी है तो उसको जब हम कहीं पे भी, अब इसके बाद, इस लाइन के बाद, इस वाली लाइन के बाद अगर हम कहीं पे भी x वर्ड लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब मैंने इस x को प्रिंट में लिख दिया है। तो प्रिंट में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम प्रिंट में कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमें यहाँ आउटपुट में दिख जाती है। तो क्या हमें ये वाली वैल्यू भी आउटपुट में दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। हम जैसे यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा 5। ओके,
तो इतना अभी समझ में आया कि हमने ये वेरिएबल बनाया और उसका हमने यूज़ कर लिया। अब हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि वेरिएबल बनाने के रूल्स क्या होते हैं, उनको हमें कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी हैं, तो उस चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल के नेम में हमें क्या क्या चीज़ें अलाउड होती हैं वो पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले अलाउ होने वाली चीज़ें देख लेते हैं। एक तो आप कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा आप स्मॉल ए से स्मॉल जेड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा आप 0 to 9 डिजिट का भी यूज़ कर सकते हो, ओके। और इसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर का यूज़ करोगे बस। तो यानी कि आपको इन चीज़ों को मिला के ही नाम बनाना है, इनसे अलग आप कुछ भी नहीं बनाएंगे। जैसे कि आप क्या पता ये सिंबल यूज़ करने लग जाएं हैज़, या आप ये स्टार यूज़ करने लग जाएं, या आप यहाँ पे एंड का सिंबल यूज़ करने लग जाएं नेम में, तो ये आपको एरर देंगे, ठीक है। तो आपको ये सिंबल यूज़ नहीं करने। कौन से सिंबल यूज़ करने हैं जो मैंने यहाँ पे बताएं, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 और ये अंडरस्कोर बोला जाता है, ये आपको यूज़ करना है। तो इनसे मिला के ही आपको नाम बनाना है। इसके बाद सेकंड रहेगा कि आपका जो फर्स्ट प्लेस होना चाहिए, फर्स्ट प्लेस ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट, ओके। तो इसमें हम कह रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट प्लेस होता है, जैसे कि हम कोई नाम लिखते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया विशाल, तो विशाल में फर्स्ट प्लेस पे क्या है, फर्स्ट प्लेस पे वी लेटर है, तो यानी कि ये वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पे नंबर दे दिया तो ये वेरिएबल नहीं बनेगा, क्योंकि वन विशाल किसी का नाम होता भी नहीं। रियल लाइफ में भी आप देख रहे होगे किसी का नाम नंबर से थोड़ी ना स्टार्ट होता है। तो आप इसी तरीके से वेरिएबल नेम भी जब बनाएंगे तो आप नंबर से नेम स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक अल्फ़ाबेट से नेम नेम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है कि तीसरी चीज़ है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल एक्स और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे कैपिटल एक्स, तो ये दोनों डिफरेंट है। बोले दोनों एक्स ही जाएंगे, पर ये स्मॉल एक्स है और ये आपका कैपिटल एक्स है, तो केस दो ही होते हैं। केस का मतलब स्मॉल लेटर्स और अपर लेटर। तो केस सेंसिटिव मतलब ये आपके केस का ध्यान रखता है, यानी कि वो चेक करेगा कि ये स्मॉल एक्स है या कैपिटल एक्स है, यानी कि वो केस को भी मैचिंग करता है, तभी वो दोनों की इक्वल बताएगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने लिखा एक एज नाम से वेरिएबल, इस तरीके से लिखा, फिर हमने कुछ इस तरीके से भी लिख दिया, फिर हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो ये तीनों डिफरेंट है। इसमें क्या है, सारे लेटर स्मॉल हैं, इसमें एक ए हमने बड़ा कर दिया और बाकी के स्मॉल हैं, और इसमें क्या कर दिया हमने, तीनों बड़े कर दिए, तो ये तीनों ही डिफरेंट मीनिंग देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप जब भी वेरिएबल नेम बनाएं तो जैसा एक बार बना दिया उसी को आप दोबारा लिखें। ये नहीं कि आपने पहली बार जब बनाया तो उसे एज लिख दिया, फिर जब आप आगे यूज़ कर रहे हो तो आप ऐसे एज लिख दे रहे हो, फिर आपको एरर देखने को मिलेगा। एरर में आपको दिखाई देगा वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि वेरिएबल आपने डिफ़ाइन ही नहीं किया है, और आप कहोगे कि हमने तो डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इस वजह से आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें ही हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो ये आपके जो 3 रूल हैं, 3 इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक रूल हैं, आप किसी भी वेरिएबल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई चीज़ कि हम वेरिएबल बनाने के लिए किन रूल्स को फॉलो करेंगे। इसके बाद आगे अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल हम बनाते हैं, अभी हमने एक वेरिएबल बनाने के लिए एक लाइन का यूज़ किया। अब हमें अगर दूसरा वेरिएबल बनाना होगा तो हम दूसरी लाइन में लिखेंगे, तीसरा वेरिएबल बनाना होगा तो तीसरी लाइन में लिखेंगे। तो ऐसे हम बहुत ही लाइन बना देंगे। हम अगर 100 वेरिएबल बना रहे हैं तो 100 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो हम फालतू का स्पेस हम कंज्यूमिंग कर रहे हैं। तो क्या हम एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कैसे बनाना है। जैसे अगर हमने एक्स लिख दिया, अब हमें जितने वेरिएबल बनाने पहले सबके नाम बना लेने हैं, ठीक है। तो एक्स कॉमा लगा लगा के, वाई कॉमा जेड, मैंने ये 3 वेरिएबल बनाने थे, मैंने तीनों के नाम लिख दिए कॉमा लगा के।
इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल सिंबल लगाना, इक्वल सिंबल लगा के यहाँ पे लिख देने हैं अब इनकी वैल्यू। तो जैसे मैं एक्स में वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ही चलना है। फिर इसके बाद कॉमा लगाया मैंने, दूसरे के लिए असाइन कर दी 2, फिर कॉमा लगाया और तीसरे के लिए असाइन कर दी मैंने 3। अब ये यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा वैसे ही लगा रहा था, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। इन्वर्टेड कॉमा ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज़ के लिए लगाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको नहीं लगाना है, ओनली सिंपल आप कॉमा लगा के लिख देंगे। इसके बाद हम प्रिंट में करेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट एक्स किया हमने, फिर प्रिंट वाई भी कर लिया, और हमने यहाँ पे प्रिंट जेड भी कर दिया। तीनों जब हमने प्रिंट कर दिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो यानी कि हम एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब एक और कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर हम एक ही वेरिएबल में, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको एक ऐसा, ये थोड़ा इंटरव्यू पर्पज़ का क्वेश्चन है कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि यहाँ पे x लिख दिया इक्वल y लिख दिया इक्वल z लिख दिया इक्वल, और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी कोई भी, जैसे मैंने दे दिया रेड, ठीक है, तो यहाँ पे रेड वैल्यू दे दी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेड वैल्यू है, रेड वैल्यू हमने जेड को भी असाइन की है, वाई को भी असाइन की है, और एक्स को भी असाइन किया, क्योंकि तीनों के बीच में हमने इक्वल सिंबल का यूज़ किया हुआ है। तीनों में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इक्वल सिंबल का यूज़ किया है, और तीनों को हमने किसके इक्वल कर दिया है, रेड के इक्वल कर दिया है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका मतलब ये हो गया, अब अगर हम यहाँ पे एक्स को प्रिंट कराएं तब भी रेड आने वाला है, वाई को प्रिंट कराएं तब भी रेड आने वाला है, और जेड को प्रिंट कराएं तब भी रेड आने वाला है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो इस वजह से ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया, क्योंकि हम लोग तो इसको नहीं यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में, पर ये इंटरव्यू पर्पज़ या एग्ज़ाम पर्पज़ से थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, आपको पता रहना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो हम जैसे अब इसको चेक भी कर लेते हैं, हमने तीनों को प्रिंट किया, और तीनों में हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, वो आएगी रेड, ठीक है। आउटपुट दिखाई दे रहा है, तीनों के लिए हमें यहाँ पे सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने एक्स को प्रिंट किया तब भी यहाँ पे रेड प्रिंट हुआ है, और जब हमने वाई को प्रिंट किया है तब भी यहाँ पर रेड प्रिंट हुआ है, और जब हमने जेड को प्रिंट किया है तब भी यहाँ पर सेम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे जो वेरिएबल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो वेरिएबल हमारे जो हैं दो टाइप के होते हैं, पहला होता है ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा होता है लोकल वेरिएबल। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, नाम से ही जैसे पता चल रहा है ग्लोबल, ग्लोबल यानी कि उसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है पूरे प्रोग्राम में, और लोकल यानी कि एक जहाँ पर भी उसे डिफ़ाइन किया गया, जिस ब्लॉक के अंदर उसे डिफ़ाइन किया गया है, यानी उसको उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। तो बनेंगे दोनों वेरिएबल एक जैसे ही, बस उनके एक्सेस करने की जो लिमिट है वो हमारी बाउंडेशन उस पर लग जाती है। तो उसी वजह से हमारे ये दो टाइप के वेरिएबल बनते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझना चाहें, तो सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल देखेंगे। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है वो किसी भी ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं किया जाएगा, वो एकदम बाहर रहेगा प्रोग्राम में, किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं रहेगा। ना तो वो किसी फंक्शन के अंदर होगा, ना वो किसी क्लास के अंदर होगा, ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, वो एकदम बाहर होगा पूरे प्रोग्राम में, किसी भी ब्लॉक के अंदर वो नहीं लिखा जाएगा। तो उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। तो हमने जैसे कि एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ऑसम नाम से हमने बना लिया। तो अभी ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल में जैसे मैंने अभी बताया कि ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। तो जैसे कि अब मैं एक यहाँ पे ब्लॉक बना के दिखाता हूँ। जैसे अगर हम फंक्शन बनाएं, तो फंक्शन बनाने के लिए हमें डेफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। डेफ कीवर्ड से हमें पहचान मिलती है कि हम एक फ़ंक्शन बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे fun1, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस लगाना ही होता है, और यहाँ पे कॉलन हमें लगाना है। तो अब ये कॉलन से हमें पता चल जाता है कि हम एक ब्लॉक में आ चुके हैं। तो जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो अब लिखना स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, इतना जो गैप होता है इसको बोलते हैं हम इंडेंटेशन। अगर मैं यहाँ से ना लिख के यहाँ से लिख दूँ अब इस चीज़ को, अगर इस कॉलन के बाद,
यहाँ से लिख दूँ तो मुझे ये एरर दिखाएगा, इंडेंटेशन एरर, प्रोग्राम में एरर आएगा। और ये कई बार देखने को मिलता है, जो लोग नए नए सीखते हैं प्रोग्राम बनाना, तो वो लोग यहाँ पे यही गलती कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इस स्पेस को हटा देते हैं और यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं, जिससे उनको इंडेंटेशन एरर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब ये कॉलन आप यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद जब एंटर बटन दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर ही आएगा। नहीं आता है तो आप एक बार टैब बटन प्रेस करके उसको अंदर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट कर लिया एक्स को। यहाँ पर हमने जैसे कि ये फंक्शन लिखा है, तो अब हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे इस फंक्शन का नाम लिख के इसको हम कॉल करेंगे। तो अब जब हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट हमने देखा तो यहाँ पर हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे हमने गेट कर लिया। तो ये हमारा वेरिएबल गेट हो सका क्योंकि ये जो हमने वेरिएबल बनाया ये ग्लोबल स्कोप में बनाया है, यानी कि ये वेरिएबल किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं है। अगर हम ये चीज़ देखना चाहें कि अगर हम ग्लोबल कीवर्ड ना बनाएं और उसको हम बाहर से एक्सेस करना चाहें, अब जैसे कि मैं ये जो वेरिएबल मैंने ये बनाया है, इसको मैं यहाँ से हटा के इस फंक्शन के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो जब हम ये फंक्शन के अंदर ऐड करेंगे तो अब ये जो x है ये केवल इस फंक्शन के अंदर ही वैल्यू देगा, फंक्शन के बाहर वैल्यू नहीं देगा। यानी कि हम जब यहाँ पे इसको एक्सेस कर रहे हैं तब तो ये प्रिंट करेगा, पर जैसे ही हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाएं और हम यहाँ पे लिख दें जैसे कि x, तो यहाँ पे x जब हमने लिखा तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा। तो एरर मिलेगा, ये बोल रहा है कि नेम x इज़ नॉट डिफाइंड। तो नेम x इज़ नॉट डिफाइंड का मतलब है कि ये जो x है इसकी जो वैल्यू है वो केवल इतने एक्सिस में है, यानी कि यहाँ तक इसकी वैल्यू x की वैल्यू है, बट इसके बाहर कहीं पे भी x एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम उसको बाहर से प्रिंट नहीं करा सकते। तो यानी कि अब हम इस वेरिएबल को क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल बोलेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, और उसी के बेस पे हमारे दो वेरिएबल बनते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। हाँ, ये बात है कि आपको अभी ये फंक्शन वाली चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी क्योंकि मैंने अभी फंक्शन नहीं पढ़ाए हैं, पर अभी के लिए आप केवल इतना ही समझें कि जब हम किसी भी ब्लॉक के अंदर की वेरिएबल बनाते हैं तो उसको लोकल वेरिएबल बोला जाता है, और जब हम उसी वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर करते हैं विदाउट एनी ब्लॉक तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और लोकल वेरिएबल को केवल उसी ब्लॉक में ही एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि अब ये मैंने लोकल वेरिएबल बनाया है तो इसको मैं केवल इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पा रहा हूँ, बाहर मैंने ये लाइन लिखी तो मुझे एरर मिल गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। और आपको अगर ये देखना हो कि ये एरर मेरा कौन सी लाइन पर आया है तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पे लिख भी रहा है लाइन नंबर 5 पर एरर है, यानी कि ये 5 लाइन जो मैंने लिखी है इसमें एरर आया हुआ है। अब अगर मैं इस एरर को ठीक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे से ये वैल्यू हटा के और इसको मैं क्या कर दूँगा, इस वैल्यू को हटा के अगर मैंने बाहर कर दिया तो मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी, मुझे दोनों जगह पे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ग्लोबल वेरिएबल कब यूज़ करते हैं, लोकल कब यूज़ करते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ये रहेगी कि आपको जैसे प्रोग्राम में वेरिएबल दिया जा रहा है और आपको प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया जा रहा है, तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि वो लोकल है, उसे एक्सेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कि वो ग्लोबल है क्या है, उस चीज़ को आपको पहले समझना होगा, तब उसके आउटपुट आपको देखने होंगे कि हाँ इसका आउटपुट ये आने वाला है। अब आप लोग इसके नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स में आप क्या करेंगे, ये जितने भी प्रोग्राम में लिख के दे रहा हूँ आप उन प्रोग्राम को एग्जाम्पल्स के रूप में अपने नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को हेडिंग बाय हेडिंग डाल के आप नोट करते चलेंगे, तो यानी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोड आपको दे ही रहा हूँ तो उस एग्जाम्पल को आप नोट कर लेंगे। तो यही काम आपको करते हुए चलना है, इसके अंदर ऐसे ही नोट्स आपको बनाने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है, यानी कि हम जो वेरिएबल यहाँ पे बना रहे हैं तो उसका टाइप क्या है। टाइप का मतलब कि वो एक नंबर है या स्ट्रिंग है या कोई फ्लोट नंबर है या क्या चीज़ है, उसको हम अगर पता करना चाहें उसका टाइप क्या है तो उसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हमारे प्रोग्राम में, जो पाइथन के प्रोग्राम होते हैं उसमें कई तरीके के डेटा टाइप आते हैं, उसको अभी हम एक लिस्ट में देख लेंगे। पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी वेरिएबल का डेटा टाइप पता करना है तो उसके लिए हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे
कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है या नंबर है या लिस्ट है, यानी कि वो उसका डेटा टाइप क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया x=5, तो 5 मैंने जब यहाँ पे लिखा, तो इसके लिए अगर मुझे यहाँ पे डेटा टाइप पता करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। और टाइप फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नेम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नेम x है, तो हमने इसके अंदर भी यहाँ पे x पुट कर दिया है। अब इसे हमें प्रिंट में देखना है, तो इस पूरे को हमें कहाँ रखना होगा, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखना होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और इसके अंदर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने ये पूरी चीज़ लिख दी। तो ये जो इतना फंक्शन है टाइप फंक्शन, ये मुझे बताएगा कि इसका डेटा टाइप है क्या। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये यहाँ पर हमें प्रिंट करके दिखा देगा। तो ये दोनों को हम एक साथ यूज़ करेंगे क्योंकि हमें देखना भी है। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्लास इंट। क्लास इंट का मतलब ये इंटीज़र है, ठीक है, यानी कि ये कोई फ्लोटिंग नंबर नहीं है, ये एक इंटीज़र नंबर है जो कि नंबर डेटा टाइप के अंदर आता है। नंबर डेटा टाइप के अंदर दो रहते हैं, एक रहता है इंटीज़र और एक रहता है फ्लोट। फ्लोट यानी कि अगर हम डेसिमल नंबर्स का यूज़ करें जैसे इस तरीके से, तो अगर हम उसको जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्लोट आएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख दी, स्ट्रिंग कैसे लिखी जाती है, इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, ठीक है, हमेशा स्ट्रिंग इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखनी, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया। अब अगर हम इसको रन करके चेक करेंगे तो यहाँ पे str मिलेगा, str यानी स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पाइथन प्रोग्राम में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, और फिर हम एक एक डेटा टाइप को कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं कि हमारे जो पाइथन प्रोग्राम में होते हैं वो कितने डेटा टाइप होते हैं। और उससे भी पहले आपके लिए एक टास्क है, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जो है क्या करेंगे, एक टास्क बनाएंगे जो कि मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट अ वेरिएबल, आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसका नेम आप क्या रखेंगे, कार नेम, ठीक है, इसका नेम आपको रखना है कार नेम। और उसको आपको वैल्यू असाइन करनी है वॉल्वो, ठीक है, ये वैल्यू आपको इसको असाइन कर देनी है और इसे आपको प्रिंट करके दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका टास्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बता भी दूंगा क्या सॉल्यूशन होगा। अगर आपने वीडियो अच्छे से समझी होगी तो आप ये कर पाएंगे। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने डेटा टाइप की लिस्ट देख लेते हैं जो कि हम देखने वाले थे, डेटा टाइप की लिस्ट। तो डेटा टाइप में हमारे पास देखो अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टेक्स्ट की कैटेगरी में, यानी कि अगर हमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके कोई भी वेरिएबल बनाना होता है तो उसमें हमारा कौन सा डेटा टाइप आता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप आता है, जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा भी है। इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है न्यूमेरिक में। तो न्यूमेरिक में हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, एक तो इंट होता है, इंट हमने देखा था विदाउट डेसिमल नंबर, और अगर हमें डेसिमल नंबर होगा तो वो हमें फ्लोट में मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा होगा इसमें कॉम्प्लेक्स। इस टेबल को आप नोट कर लेंगे जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ। इसके बाद सीक्वेंस डेटा टाइप में आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लिस्ट होता है, इसके बाद टप्पल होता है और फिर आता है रेंज। ये 3 डेटा टाइप होते हैं सीक्वेंस में। इसके बाद यहाँ पर मैपिंग, तो मैपिंग में हमारे कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, डिक्शनरी जिसे हम शॉर्ट में डिक्ट लिखते हैं। इसके बाद सेट डेटा टाइप में हमारे पास क्या होते हैं, तो सेट में हमारे पास सबसे पहले सेट ही होता है और फिर फ्रोजन सेट भी होता है। नेक्स्ट इसके बाद बूलियन, बूलियन में हमारे पास होते हैं बूल डेटा टाइप, शॉर्ट में करके लिखते हैं। इसके बाद बाइनरी में, बाइनरी में हमारे पास होते हैं बाइट्स, बाइट्स के बाद होता है बाइट एरे, फिर नेक्स्ट होता है मेमोरी व्यू, ठीक है, ये सारे डेटा टाइप हैं। इसके बाद नन में भी आता है एक, नन में आता है नन टाइप, ठीक है। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे डेटा टाइप देखने को मिलेंगे और इन्हीं डेटा टाइप को हम एक एक करके कवर करेंगे। और सबसे पहले हम सबसे छोटा डेटा टाइप जो कि है न्यूमेरिक, उसको कवर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे str डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो नंबर डेटा टाइप को हम कवर करते हैं सबसे पहले। तो नंबर डेटा टाइप में हमारे पास कितने डेटा टाइप हैं, 3 डेटा टाइप हैं, इंट और फ्लोट और हमारे पास कॉम्प्लेक्स।
पहले तो हम तीनों को पहचान लेते हैं कि कैसे हमें उन्हें डिक्लेयर करना है, कैसे हमें पहचानना है। तो जो हमारा इंट डेटा टाइप होता है, तो इंट को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इंट डेटा टाइप में अगर हम कोई वैल्यू बना रहे हैं तो उसको हमें बस विदाउट डेसिमल बनाना है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि डेसिमल पॉइंट का आपको यूज़ नहीं करना। चाहे आप नेगेटिव वैल्यू लो कितनी भी बड़ी, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू लो कितनी भी बड़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको पॉइंट्स का यूज़ नहीं करना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 15,000 लिख दिया तो ये आपका इंटीज़र है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं कि ये इंटीज़र है या नहीं, तो प्रिंट टाइप एक्स कर देंगे। तो प्रिंट टाइप एक्स जैसे हमने किया तो यहाँ पे क्लास इंट प्रिंट होके आ जाएगा। इसी के बाद अगर हम फ्लोट को चेक करना चाहें तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर फ्लोट में क्या किया है, 150 पॉइंट और यहाँ पे 50 कर दिया। तो इसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो ये फ्लोट बन जाएगा। जैसे ही हम डेसिमल नंबर का यूज़ कर देंगे तुरंत ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोट के बाद आता है तीसरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब ए प्लस आई बी की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम आई की जगह पे जे का यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया 3+4J, तो 3+4J इस टाइप के जो नंबर जिसमें रियल पार्ट भी होता है इमेजनरी पार्ट भी होता है, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स आ चुका है। यानी कि मैंने आपको तीनों वैल्यूज़ चेंज कर करके क्या क्या दिखा दिए, इंट भी दिखा दिया, फ्लोट भी दिखा दिया और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी दिखा दिया कि कैसे क्रिएट करते हैं और उनकी पहचान क्या है और उनका डेटा टाइप कैसे पता करेंगे। इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। इसके बाद अब इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है जो कि हमसे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम में पूछ लिया जाता है। जैसे अगर हम कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, जैसे ओ लेवल एग्ज़ाम हो गया या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें हमें देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि अगर हम जैसे इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर दें या फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दें, तो उससे हमारी वैल्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलते हैं और हमारा जो आउटपुट है वो डिफरेंट हो जाता है। तो उसको पहले हमें समझते हैं कि हमें एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू को कैसे चेंज करना है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। यानी जब हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। जैसे अगर मैं इंट को फ्लोट में चेंज कर दूं तो उसे क्या बोलेंगे हम, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी डेटा टाइप हमें बनाना है बस उस डेटा टाइप का नाम आगे लिख के हमें उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। यानी कि हम इस तरीके से बनाएंगे, जैसे हमने x इज इक्वल टू लिख दिया, x इज इक्वल टू, अब मुझे इंट में बनाना है तो इंट लिख दिया, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। और अगर अब मैं इसके अंदर कोई भी नंबर पास करूं वो इंटीजर ही बन के आएगा। जैसे अगर मैंने इसमें डेसिमल नंबर भी पास कर दिया, तो डेसिमल नंबर भी पास कर दिया तो ये इसका डेसिमल पार्ट छोड़ देगा, केवल 5 को ले लेगा। इतना पार्ट इंटीजर होता है तो केवल 5 को ले लेगा। अगर मैं इसे प्रिंट करा के आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये 5 ही आउटपुट में आएगा। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टाइप कास्टिंग हमने लगा दिया इसके आगे। हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया है कि हमें इंटीजर ही चाहिए, चाहे अब हम इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दें चाहे हम फ्लोट नंबर डाल दें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इंटीजर ही चाहिए। तो इंटीजर पार्ट कितना है, बस डेसिमल से पहले वाला पार्ट इंटीजर होता है, तो बस वही हमें यहाँ पे आउटपुट में देखने को मिल गया। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, इंटीजर की जगह पे हम फ्लोट बनाना चाहते हैं तो फ्लोट हमने लिख दिया, फ्लोट लिख दिया, बट मैंने इसके अंदर जो वैल्यू डाली वो इंटीजर की डाली है। तो वैल्यू मैंने इंटीजर की डाली है और अगर मैं यहाँ पे अब इसको प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें 10.0 देखने को मिलेगा, ना कि 10। क्योंकि हमने इसको फ्लोट बना दिया है और हमने यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर नहीं दिया है, तो अपने आप क्या जोड़ेगा, पॉइंट लगा के ज़ीरो को ऐड कर लेगा, क्योंकि उसे फ्लोट के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो क्योंकि उसे डेसिमल लगा के दिखाना ही है, तो डेसिमल लगा के दिखाना है तो अपनी तरफ से इतना ऐड करके हमें दिखाएगा। तो ये टाइप कास्टिंग कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम करती हैं। अब मैं अगर पूछूं कि एक्स और वाई का टोटल क्या होगा, तो एक्स और वाई का टोटल अगर आप टाइप कास्टिंग नहीं जानते होगे तो आप क्या बताओगे, 15.5 बताओगे। क्योंकि यहाँ पर आपको 5.5 दिख रहा है और यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है आप उसे ही समझ के ऐड करके बस बता दोगे कि ये 15.5 है। पर इसके पीछे टाइप कास्टिंग वर्क कर रही है। यहाँ पे जो 5.5 है, 5.5 नहीं है, केवल 5 है। तो यानी इसका जो आउटपुट आएगा अगर हम दोनों का टोटल करेंगे तो वो आएगा केवल 15। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पे प्रिंट एक्स प्लस वाई,
तो यहाँ पे जैसे हमने प्रिंट एक्स प्लस वाई किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 आया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आती हैं, तो जिन लोगों को टाइप कास्टिंग पता है वो लोग इस चीज़ को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम यहाँ पे एक टास्क और बना लेते हैं। तो इस टास्क में आपको उसका आउटपुट सॉल्व करके देना है। ठीक है, जो भी इसका आउटपुट होगा वो आपको सॉल्व करके देना है। तो जैसे कि हम इसी बेस पे एक टास्क बना देते हैं। जैसे हमने x इज इक्वल टू कर दिया इंट 17.8, इसके बाद हमने यहाँ पे किया y इज इक्वल टू फ्लोट कर दिया 2। तो इसके बाद जो हमारा आउटपुट है प्रिंट x इंटू वाई क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है x इंटू वाई जो हमारा आउटपुट है वो क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में दोनों आउटपुट, जो पहला प्रोग्राम था, पहला टास्क था, वो भी, और इस टास्क को हम पहले बना के देखेंगे। जिन लोगों ने बना लिया अच्छी बात है, और जिनसे नहीं बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद जो है हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this video.